नमस्ते। कैसे आप लोग? आप लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगता है मुझे, सही बता रहा हूँ। और आप लोगों ने सबसे पहली बात तो मुझे एक डिसिप्लिन्ड आदमी बना दिया है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि पहले मैं कितनी लेज़ी लाइफ जीता था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे इस प्रोसेस में मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो मील का पत्थर साबित हो सकते हैं या हो रहे हैं मेरे लिए। उसके बाद मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह से आप लोग मुझे हाथों पे उठा लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। जो आप लोग केयर, आप लोगों की सपोर्ट मुझे मिल रही है, बिल्कुल भी उम्मीद से परे है वो। मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करने में माहिर नहीं हूँ, बहुत भावुक आदमी हूँ, लेकिन इमोशनल पक्ष जल्दी दर्शा नहीं पाते हैं। सबकी कुछ कमियाँ होती हैं। तो अब मेरे हाव भाव से आपको नहीं लगता होगा कि मैं शायद आप लोगों को ऑब्लाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन रियलिटी मैं बहुत ज़्यादा अंदर से भर गया हूँ आप लोगों की सम्मान से। और इसने मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराया है, अब समझ में आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। काफ़ी ज़्यादा लगाव महसूस होता है, काफ़ी ज़्यादा से फ्रीक्वेंट बच्चे हैं हो गए हैं उसमें, जिनसे इंटरेक्शन मेरा कंटिन्यू बना रहता है। नंबर तक एक्सचेंज हो रहे हैं, आप लोग के मैसेजेस आते हैं, कमेंट में आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं। तो आप लोगों ने वाकई में मुझे बहुत सम्मान दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी अगली यूनिट जो प्रेसिडेंट की है वो आपके सामने बिल्कुल रेडी है। चैनल की सब्सक्रिप्शन में रियलिटी में बहुत सुधार हुआ है, और जो सब्सक्राइबरशिप है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। जो प्रीवियस मैंने आप लोगों से एक गुजारिश की थी, उस पर आप लोगों ने काम किया है। और इसके बाद अभी काफ़ी ऐसे व्यूवरशिप में बढ़ोतरी हुई है रिकॉर्ड्स में, कि अब जो सब्सक्राइब्ड लोग हैं वो देख रहे हैं, और जो अनसब्सक्राइब्ड हैं उनकी संख्या पिछले के मुकाबले कुछ कम हुई है, अर्थात ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है। अभी रिक्वायरमेंट बहुत है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इन सब कामों के लिए, और वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी चीज़ें तो हमारी अभी पढ़ाई है, तो उसी पे फोकस रखते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार की रहती है, राष्ट्रपति के चुना जाता है ना, राष्ट्रपति को कैसे कार्यकाल क्या होता है। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बाद का महाभियोग का, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, महाभियोग शब्द लगाया जाता है कि जब राष्ट्रपति को एक प्रकार से समय से पहले हटाने की प्रक्रिया है। जब राष्ट्रपति प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से अपना पद नहीं छोड़ रहा है, तो अगर उसको समय से पहले हटाना पड़े किसी कारण से, तो महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब ये नहीं है कि अकारण ही हम राष्ट्रपति को हटाने के लिए इस प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। तो सबसे पहले इस प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 में ये डिक्लेयर किया हुआ है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का पालन नहीं करते हैं या संविधान का एनक्रोचमेंट करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, तो उनको उनके पद से समय से पहले भी हटाया जा सकता है। एक बात, और उन्हें हटाने के लिए जो प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाएगी उसे महाभियोग का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? महाभियोग का नाम दिया गया। अब इसके लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले ये आसानी से नहीं कि प्रक्रिया शुरू हो गई और राष्ट्रपति जी को तुरंत हटा दिया, क्योंकि ये इतना गरिमामयी पद है और भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। तो इसके लिए, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए इस प्रक्रिया को कुछ जटिल बनाया गया है। महाभियोग के लिए, महाभियोग संसद में लगता है, संसद के सदस्य इसको लगाते हैं, और इसमें सीधे सीधे संसद का रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रोसेस क्या है इसका? सबसे पहले अगर हमें लगता है, किसी सांसद के समूह को लग गया कि राष्ट्रपति जी संविधान के दायरे से बाहर जाके अपना दायित्व का सही निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ वह एक प्रस्ताव ला सकता है। ठीक है, अब वो प्रस्ताव कैसे आएगा? सबसे पहली बात, प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है। कितने लोग लाएं? जिस सदन में प्रस्ताव लाया जा रहा है उस सदन के कम से कम 25%, जो कुल संख्या है उसके 25% लोग लिखित में हस्ताक्षर करके प्रस्ताव लाएंगे, तो वो प्रस्ताव संसद में किसी सदन में आएगा। जैसे मान लीजिए राज्यसभा में आता है
तो राज्यसभा की कुल संख्या उस समय की जो है उसके 25% लोग हस्ताक्षर करके प्रस्ताव लाएंगे, तब वो प्रस्ताव टेबल होगा। ठीक है, और ये प्रस्ताव लाने से पहले आपको 14 डेज पहले आपको राष्ट्रपति को भी इसकी सूचना देनी पड़ेगी कि भैया हम आपके प्रति, आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और इसका हम प्रस्ताव लाने जा रहे हैं संसद में। इस सूचना के बाद 25% है ना, 1/4 जो संख्या है वो हस्ताक्षर करके अगर सदन में रखती है, मान लीजिए राज्यसभा में रखा उन्होंने, तो उस सदन ने अगर 2/3 बहुमत से, विशिष्ट बहुमत इसे बोलते हैं, सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से, सदन की जितनी स्ट्रेंथ है उसके 2/3 मेजोरिटी से इसको पास करेंगे, तो यह बिल, यह प्रस्ताव उस सदन से क्लियर माना जाएगा, पास माना जाएगा। फिर उस सदन से पास होके दूसरे सदन में जाएगा। किस में जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा। और दूसरे सदन में भी उस सदन की टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 से पास होगा, तब जाके वह महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होगी, तब जाके महाभियोग लगेगा, मतलब कि प्रक्रिया पूरी। और जिस दिन दूसरे सदन से बिल पास हो जाएगा उसी दिन राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, राष्ट्रपति का पद उसी दिन से खाली माना जाएगा। क्या माना जाएगा? खाली माना जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रपति को अपना रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार है। राष्ट्रपति अपने द्वारा या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अपना पक्ष रख सकता है। ठीक बात, महाभियोग क्लियर हो गया आप लोगों को? क्या क्या बात इसमें ध्यान रखनी है? आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 के बाद कम से कम जिस हाउस में सबसे पहले टेबल हो रहा है 25% लोग सिग्नेचर करके टेबल करेंगे प्रस्ताव को। टेबल करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। टेबल होने के बाद जिस हाउस में पेश हुआ है उसके कुल संख्या के 2/3 से पास होना चाहिए। 2/3 की संख्या से पास हो गया तो फिर दूसरे हाउस में जाएगा। राज्यसभा में हुआ तो लोकसभा में जाएगा, वहाँ भी कुल संख्या का 2/3 स्पेशल मेजोरिटी, विशिष्ट बहुमत से पास होगा, तो जाके वह महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी और उसी दिन वो पद खाली माना जाएगा। और भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं हुआ है ना, ये सम्मान अभी तक बरकरार है। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को अपने बचाव का पूरा, मतलब कि अपना रिप्रेजेंटेशन देना है, देने का अधिकार है कि भाई वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपने द्वारा या किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्लॉज था। क्लियर हो गया आप लोगों को? आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें बीच में एक और चीज कर लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव का जो अगर कोई विवाद होता है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं वो कहाँ देखे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कहाँ देखे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, और कहीं भी नहीं, चुनाव आयोग में नहीं। और अगर राष्ट्रपति के संबंधी विवाद में राष्ट्रपति को पद से इस्तीफा देना पड़ जाए तो उस दौरान उसने जो कार्य किए हैं वो इनवैलिड नहीं होंगे। किसी भी कंडीशन में जो ऑफिस ऑफ टर्म है, जो टर्म है उस ऑफिस में उस व्यक्ति का राष्ट्रपति के रूप में, उसको चैलेंज नहीं किया जाता, उसको उसके किसी भी कृत्य को लेके, है ना। मतलब अगर वो सुप्रीम कोर्ट उनको हटा भी देती है तो भी उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस वैलिड रहेंगे। ओके, क्लियर हो गया? तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 71। डन? ओके। नेक्स्ट मेन चीज, राष्ट्रपति की प्रक्रिया हमने पढ़ ली। अब राष्ट्रपति की पावर्स, एक्चुअली सबसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है हमारे देश की वो, तो उसकी पावर क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये कई हिस्सों में पढ़ेंगे हम। राष्ट्रपति की शक्तियाँ दो रूप में बांटते हैं हम लोग मुख्य रूप से। एक शांतिकालीन शक्तियाँ, पीस टाइम की जो पावर्स हैं, नॉर्मल टाइम की, अभी की नॉर्मल टाइम की, और दूसरी आपातकालीन, कि देश में आपातकाल, इमरजेंसी क्रिएट हो जाए कई कारणों से, तो उस समय शक्तियाँ कुछ और होती हैं, शांतिकाल की शक्तियाँ कुछ और होती हैं। प्रेसिडेंट में सबसे बड़ा हिस्सा यही है पावर्स को लेके। अब बहुत सारी पावर्स एंजॉय करते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब, तो उसको डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है। और इसमें से भैया 20% क्वेश्चन आते हैं प्रेसिडेंट के। अगर 10-15 नंबर की पॉलिटी है तो 4-5 क्वेश्चन प्रेसिडेंट के रहेंगे, उसको अभी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पहली टाइप की शक्तियाँ जो डिस्कस करेंगे उसके कुछ हिस्से देखते हैं। देखिए, शांतिकालीन शक्तियों में मेन कार्यकारी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स, विधायी लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल, जुडिशियल,
डिप्लोमेटिक, राजनयिक शक्तियाँ, मिलिट्री पावर्स, कमांडर होते हैं ना हमारे सारी सेनाओं के। तो ये ताना बाना है शांतिकालीन शक्तियों का, पहली पार्ट की शक्तियाँ, ठीक है। इसमें हम इन दोनों को आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत ब्रॉड है, बहुत ही ब्रॉडर कैनवस पे है। देखिए, काफ़ी लोगों ने कमेंट में कहा कि मैं शायद सही से ज़्यादा लिखता कम हूँ। देखिए, खूब सारा लिख के और मैं डिक्टेट कर दूँ तो मुझको फील होता है कि मैं उसमें बहुत मज़ा नहीं आएगा। कम लिखा होता है, ज़्यादा समझाने में थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है कि इंटरेक्शन का लेवल इंक्रीज़ होता है। और हम और आप जिस चरण में हैं, हम लोग बहुत विशिष्ट चरण में हैं, है ना। सब लोग ग्रेजुएट या 10+2 के बाद के हैं, तो एटलीस्ट हम लोग साथ साथ लेक्चर नोटिंग कर सकते हैं ना, कि नोट करके रिवाइंड करके भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिए कि मैं सब कुछ ब्लैक बोर्ड पे कॉपी डाउन करा दूंगा, वो शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं ऐसा कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं जो मैं बोलूँगा नहीं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ये कोप अप कर लो मेरे साथ, क्योंकि सारा कुछ बोर्ड में मैं मेन टॉपिक उतारने की कोशिश करता हूँ और उसको डिस्कस करता हूँ। आराम से एक एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं सारा, लेकिन लाइन से लिखने में टाइम लगता है ना, दिक्कत भी होती है। लेकिन आपको कोई चीज़ छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। कैमरे के आगे बड़े बड़े वादे मेरे बस की नहीं है। बहुत लोग करते हैं, मुझे पता है, कैमरे के आगे बहुत बड़े वादे मैं नहीं कर पाता, लेकिन हाँ, आपकी उम्मीदों को पूरा कर दूँ, ये सब यही बहुत है मेरे लिए। चलिए, सबसे पहले कार्यकारी शक्तियाँ क्या है। कार्यकारी शक्तियाँ आर्टिकल, इस कार्यकारी शक्तियों में ज़्यादातर क्या है, आर्टिकल 53, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 78। बाकी सब मत देखिए। कार्यकारी शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर्स, है ना, प्रशासनिक पावर क्या क्या है। अनुच्छेद 53 में क्या कह रहा है, 53 में क्या है, अनुच्छेद 53 कहता है कि जिक्र करता है कि राष्ट्रपति संविधान में दिए हुए दायित्वों का निर्वहन करेगा। मेन चीज़ तो यही है कि संविधान में जो भी उसके दायित्व हैं उसको निभाएगा। ये उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। संविधान में जो भी उसके दायित्व दिए हुए हैं उसका निर्वहन करेगा। तो सारी पावर एक प्रकार से देखा जाए तो उसमें निहित है, इसमें ही एक्सप्लिसिट है, इसमें ही गुण है, ठीक है। अनुच्छेद 53 क्लियर हो गया। प्रेसिडेंट का जब पहला लेक्चर था उसमें बताया था मैंने आपको, ठीक है। सारी वीडियोस एंड तक देखिएगा तभी मजा आएगा। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 74, अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को जो सरकार है उसके पूरे प्रशासन, उसके पूरे कार्य की जानकारी लेने का अधिकार है। इसीलिए वह किसकी नियुक्ति करता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। किसकी करता है, मंत्री परिषद की, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जिसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। अर्थात राष्ट्रपति इस देश के प्रशासन को सही से चलवाने के लिए अनुच्छेद 74 के तहत मंत्री परिषद का निर्माण करता है और उसके ही अंतर्गत बाद में कई सारी नियुक्तियां करता है, कई सारी। ये ऊपर का टॉपिक मिटा दूं जरा, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। मेरा बोर्ड छोटा है ना, अब ये बोर्ड बड़ा करवाऊंगा मैं, है ना, ऑर्डर दिया मैंने। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है देश के प्रशासनिक यानी कार्यकारी पावर्स का यूज करके, ताकि देश के प्रशासन को सही से चलाया जाए। और इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। पीएम क्या होते हैं, इसके प्रमुख होते हैं। एक चीज क्लियर हो गई। और जब पूरा मंत्रिमंडल होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है तथा राष्ट्रपति को भी उसकी पूरी जानकारी देता है, ठीक है। अब देखिए, मंत्रिपरिषद की स्थापना होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति और भी बहुत सारे संवैधानिक पदों को भरते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, पेपर में आता है। राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, जिसमें सारे मिनिस्टर्स आ गए। उसके बाद प्रधानमंत्री हमारे हैं ही, उस मंत्रिपरिषद के मुखिया। उसके बाद हमारे देश के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। उसके बाद हमारे देश के महालेखा की नियुक्ति करता है, जो कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, महालेखा जो नियंत्रक परीक्षक होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है कैग। बहुत संवैधानिक, बड़ा संवैधानिक पद है। उसके बाद राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति करता है। SC/ST आयोग की नियुक्ति करता है। OBC SC/ST कमीशन की, OBC कमीशन की, ना, पिछड़ा वर्ग आयोग की, महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। UPSC संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्लीज़ एक एक करके लिखते रहिएगा। सदस्यों की नियुक्ति करता है। उसके बाद राजभाषा आयोग की नियुक्ति करता है।
वित्तीय संस्था, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार के, अभी इसमें कुछ और भी चीज़ रह गई होंगी, इसमें कई प्रकार के ऐसे पद हैं संवैधानिक जिनकी ये नियुक्ति करता है। तो मुख्य रूप से कौन कौन हो गए? मंत्रिपरिषद पूरे पीएम समेत, उसके बाद अटॉर्नी जनरल, गवर्नर, आपके कैग, उसके बाद आपके यूपीएससी के चेयरमैन मेंबर्स, वुमेंस कमीशन के, एससी एसटी कमीशन के, ओबीसी कमीशन के, ठीक है, लैंग्वेज कमीशन के, फाइनेंस कमीशन के, इन सब के हेड को नियुक्त करता है। फिर इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त को और अन्य आयुक्तों को की नियुक्ति करता है। समझ गए आप? तो इस प्रकार बहुत सारे संवैधानिक पदों की नियुक्ति करता है, जैसे कि गवर्नर, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ये तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पे रहते हैं, जब चाहे तो राष्ट्रपति इनको हटा भी देता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अनुच्छेद 74 नियुक्तियां करता है देश के प्रशासनिक ढांचों में। 74 में तो मंत्रिपरिषद का है, बाकी मैंने सारी नियुक्ति जो जिनको नियुक्त करता है वो मैंने आपको इकट्ठे बता दिया। क्लियर हो गया? अगला है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? अनुच्छेद 78 कहता है कि मंत्रिपरिषद अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य की जानकारी राष्ट्रपति को देगी। राष्ट्रपति के पास पावर है अनुच्छेद 78 के तहत कि मंत्रिपरिषद जो भी कार्य कर रही है उसकी सूचना वह राष्ट्रपति से जरूर शेयर करेगी। मैं थोड़ा पानी जरा पी लूं। ठीक है, 78 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद अपने सारे डिसीजंस को डिस्कस करेगी। ठीक है, ये कार्यकारी शक्तियां आपकी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब आती हैं विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां मैंने यहां पे लिखी हैं। ठीक है, यहां पे उस समय ज़्यादा स्पेस बचा नहीं था तो यहां इसको मैंने लिख दिया। विधायी शक्तियां कौन सी होती हैं? लेजिस्लेटिव शक्तियां। लेजिस्लेटिव मतलब कि जो हमारी विधायिका से संबंधित है। अभी तो एग्जीक्यूटिव बॉडी की पावर्स हमने देख ली। ठीक है, अब हमारी विधायिका की असीम पावर मिली हुई है इनको, क्योंकि राष्ट्रपति विधायिका के अंग हैं। कैसे हैं अंग? राष्ट्रपति विधायिका के अंग कैसे हैं? बिकॉज हमारे देश की संसद जो है उसके अंग क्या क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट। आर्टिकल 79 क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद का अंग है। राष्ट्रपति संसद का अंग है। लाखों बार क्वेश्चन आया है। संसद के क्या क्या अंग हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या कोई नहीं, सब लोकसभा राज्यसभा या दोनों को मार देंगे, है ना। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलके हमारी संसद बनती है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा जो भी कुछ पास करते हैं जब तक राष्ट्रपति की मोहर ना लगे ऑफिशियली तब तक कुछ भी कानून नहीं बनता है ना लास्ट। तो क्यों? क्योंकि संसद के वो अंग हैं, इसीलिए वो मोहर लगाते हैं। तो क्लियर हो गया, ये इनकी पहली विधायी पावर है। ठीक है भैया, अगली, राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर है। मनोनीत का मतलब क्या होता है? अपने से चुनते हैं। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा में 12 मेंबर्स की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त लोग होते हैं जो कि कला साहित्य जगत के क्षेत्र के लोग होते हैं, है ना। आप लोग देखते हैं बड़े एमिनेंट लोग लोकसभा राज्यसभा में आते रहते हैं, वो इसी प्रोसीजर के थ्रू आते हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का प्रयोग करके। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी के तहत एक और है, राष्ट्रपति साहब आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में, ये तो राज्यसभा में था, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को चुनते हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को चुनते हैं। हर केस में चुनेंगे क्या? जी नहीं। अगर 543 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसमें एक भी एंग्लो इंडियन नहीं है तो राष्ट्रपति उनकी रिप्रेजेंटेशन को बनाए रखने के लिए 2 एंग्लो इंडियन को चुनते हैं। अगर 543 में एंग्लो इंडियन आ गए हैं तब उनको नहीं चुनेंगे। क्लियर है इस बात को? दिमाग में बैठा लीजिए। डन करते हैं, ये वाला पॉइंट भी हो गया। ठीक है, अब राष्ट्रपति को अधिवेशन बुलाने का अधिकार है।
संसद का अधिवेशन, संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है ना, अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन कब बुलाते हैं? राष्ट्रपति का अधिवेशन कब होता है? राष्ट्रपति संसद कब कब लगेगी, यही कहलाता है अधिवेशन। साल में 3 बार कम से कम संसद लगती है। इसमें नियम क्या दिया हुआ है कि संसद के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं, और ये संविधान में लिखा गया है कि 2 अधिवेशनों में कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का गैप ना हो, अर्थात 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा अधिवेशन हो जाए। ठीक है, तो संसद का अधिवेशन सत्र कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, अगला भंग करने का अधिकार। अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भंग भी कर सकते हैं। बहुमत नहीं है, भंग कर दिया। प्रधानमंत्री ने सिफारिश कर दी, भंग कर दिया, है ना। बजट पास नहीं हुआ, स्वतः सरकार गिर गई। कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके तहत राष्ट्रपति समय से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं, अनुच्छेद 85 के तहत। ये तो पता है आपको। सरकार अगर अपना बहुमत खोती है या राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सरकार संवैधानिक चीज़ों का अतिक्रमण कर रही है, उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो उसको भंग कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट डन हो गया आपका, भंग करने का अधिकार क्लियर हो गया। अगला, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है ना। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। अभिभाषण मतलब राष्ट्रपति भाषण देते हैं सदन में। ये कब होता है? हर वर्ष के पहले सत्र में, पहले सेशन में, और जब नई सरकार बनती है तो उसके पहले सेशन में। क्लियर हो गया। राष्ट्रपति का अभिभाषण कब कब होता है? जब सरकार का गठन होता है तो पहले सत्र में, और हर वर्ष के पहले सत्र में। क्लियर हो गया, डन हो गया। आर्टिकल 86 रिलेटेड है इससे, अभिभाषण से संबंधित। कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? 86। इसी के तहत राष्ट्रपति को संबोधन करने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति अभिभाषण में संबोधन करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर उनको लगता है कि संबोधन मुझे करना चाहिए कोई विशेष परिस्थितियों में, तो वह सदन को संबोधित करने के लिए आ सकते हैं। और अनुच्छेद 87 के तहत सांसदों से ये क्या कहते हैं, डिमांड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वह संसद में आके उनके संबोधन को सुनेंगे। ठीक है, आर्टिकल 87। ये सब लेजिस्लेटिव पावर्स चल रही हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, संयुक्त अधिवेशन। राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। किस केस में? अगर कोई साधारण विधेयक है, अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन से क्या रिलेटेड है? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108। इसके अंतर्गत अगर सदन में गतिरोध बना हुआ है, दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में, और कोई साधारण विधेयक पास नहीं हो पा रहा है, तो वह ज्वाइंट सेशन बुला के, संयुक्त सत्र बुला के, दोनों सदनों को एक साथ बैठा के और साधारण विधेयक के ऊपर चर्चा करवा सकते हैं। फिर उसमें चाहे पास हो चाहे फेल हो। ठीक है, तो साधारण विधेयक के केस में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जिसके तहत वहाँ पे बिल को पास कराया जा सकता है। ये राष्ट्रपति का प्रेरोगेटिव है। ठीक है, 108 नंबर, आर्टिकल नंबर 108 डन हो गया। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होकर जो भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति प्रदान कर सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस दे सकता है, या अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकता है ना। ये उसकी कुछ शक्तियां हैं। आपको पता है कोई भी विधेयक लोकसभा में आया, राज्यसभा से पास हुआ, फिर जाके राष्ट्रपति तक पहुंचता है। जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक वो विधि का या कानून का रूप ग्रहण नहीं करेगा। तो इसके लिए अनुच्छेद 111 में जिक्र किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पास 3 तरह की पावर है। सबसे सिंपल बात है, सबसे पहले तो या तो राष्ट्रपति अपनी सहमति दे ही दें, कि मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि जो राष्ट्रपति के पास जाता है उसमें उनको वो सहमति प्रदान कर देते हैं। ठीक है, कई ऐसे सारे केसेस हैं, कई ऐसे विधेयक होते हैं, विशेष
अनुच्छेद के अंतर्गत जो कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले देख लेते हैं कि 111 में क्या क्या होता है। राष्ट्रपति के पास सहमति देने का अधिकार, सहमति दे सकता है या उसके अलावा पुनर्विचार करवा सकता है या उसको वीटो कर सकता है, काफ़ी समय तक रोक सकता है। तो इनको बोला जाता है राष्ट्रपति की वीटो पावर्स। क्या बोलते हैं? वीटो मतलब क्या होता है? निषेध। वीटो पावर, राष्ट्रपति की वीटो पावर। पहली पावर कौन सी होती है? राष्ट्र किस टाइप की होती है? अत्यंतिक वीटो। ठीक है। दूसरी निलंबनकारी वीटो और तीसरी जेबी वीटो या बड़ा फेमस है पॉकेट वीटो। अब ये तीनों क्या है? ये वीटो मतलब क्या है? वीटो मतलब रोक। आपको पता है कि राष्ट्रपति को कई बार रबर स्टैम्प बोला जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास संविधान में कुछ लिमिटेड पावर्स दे रखी हैं कि वह कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर क्या क्या उस पर या तो सहमति दे दे या उसका सहमति देने का मन नहीं है तो वो कुछ वीटो लगा सकता है या कुछ उस पर रोक लगा सकता है। वही डिस्कस कर रहे हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ये 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति या तो विधेयक को पारित विधेयक को सहमति दे देगा। सहमति दे देगा तो अब तो इनकी जरूरत है नहीं क्योंकि उसने भाई ओके कर दिया। अब ओके नहीं कर रहा है तो क्या होगा? तो मतलब वो इनमें से कोई शक्ति अपनी यूज कर रहा है, या तो ओके कर दे, नहीं तो इनमें से इसका मतलब कोई पावर अपनी यूज कर रहा है वो। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट, क्लियर कट, है ना। अत्यंतिक वीटो के अंदर क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को बिल्कुल वापस कर देता है, जाओ जी, या खत्म कर देता है। ऐसा हर केस में नहीं होता, राष्ट्रपति के पास इतनी पावर्स नहीं है। ऐसा कब होता है? जब सरकार मना कर दे। ज़्यादातर ये गैर सरकारी विधेयक, जब हम पार्लियामेंट करेंगे ना विधेयक को, तो सरकारी और गैर सरकारी विधेयक अलग अलग होते हैं। जो विपक्ष पक्ष के लोग विधेयक डालते हैं वो ज़्यादातर पास नहीं होते हैं। तो ऐसे विधेयक को ना राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश से मना कर देगा, क्रॉस, ना जी पास नहीं करते। तो ये उसकी एब्सोल्यूट वीटो। या सरकार ने कोई विधेयक पास करने के लिए दिया हुआ है, तब तक सरकार ही गिर गई, सरकार का इस्तीफा हो गया और फिर नई गवर्नमेंट आ गई और नई गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा है सर, इस बिल को पास नहीं करना, तो राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो लगा के उस बिल को खत्म कर देगा। क्या कर देगा? फिनिश कर देगा। उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट वीटो। मतलब उसके अंदर, इस वीटो के अंतर्गत जो पावर यूज की गई है, इसके अंतर्गत वो प्रस्ताव पूरी तरह खत्म, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। लेकिन लिमिटेड केस में ही ये यूज होती है। इसके अंदर मंत्रिमंडल की सलाह इंपॉर्टेंट होती है ना। क्लियर हो गया? दूसरा है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो, है ना। इसमें कुछ टाइम के लिए, सस्पेंड का मतलब क्या होता है? इसको मान लो टर्मिनेट, इसको मान लो सस्पेंड। सस्पेंड क्या होता है? कुछ टाइम के लिए हटा दिया, फिर बाद में ले लिया, भाई क्या करें। इसके अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास विधेयक आया पास होके संसद में से, तो उस पर देखता है कि भाई कुछ बात नहीं बन रही, उसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है। किसके लिए? पुनर्विचार के लिए दोबारा लौटाता है ना। इस वीटो का सबसे पहले यूज किया था के वेंकटरामन ने, है ना। वेंकटरामन ने जो सांसदों की पेंशन का संबंधी एक विधेयक था, पेंशन, सांसदों की पेंशन संबंधी विधेयक, ये 1986 के आसपास था। इस पे निलंबनकारी वीटो लगाया था, पुनर्विचार के लिए भेज दिया था। ठीक है। 2005 में हमारे एपीजे कलाम साहब ने भी सस्पेंशन वीटो का यूज़ किया था, है ना। और वो सांसदों की अयोग्यता वाला एक बिल था, उस पर सस्पेंशन वीटो लगाया था। ठीक है। तो समय समय पे इस वीटो का यूज़ हुआ है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पुनर्विचार के लिए दोबारा संसद में भेजा जाता है, लेकिन अगर संसद उसी फॉर्म में दोबारा भेज दे तो फिर राष्ट्रपति को वो पास करना पड़ेगा। फिर राष्ट्रपति के पास बाध्यता हो जाएगी, राष्ट्रपति को पास करना पड़ेगा। तो ये हो गया सस्पेंशन वीटो, जो कुछ टाइम के लिए होता है। और तीसरा है जेबी वीटो, मतलब पॉकेट वीटो। पॉकेट में डाल लिया वीटो को, समझे? मतलब क्या? आपके पास विचार के लिए आया, सहमति के लिए आया, बोला लगा देंगे जी, रख दिया। 2 महीना, 20 दिन, 25 दिन, अनिश्चित काल के लिए टाल दिया उसको, मतलब साइन ही नहीं कर रहे हैं, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। ठीक है। तो ये होता है जब अनिश्चित काल के लिए किसी विधेयक को सहमति ना देना, वो पॉकेट वीटो कहलाता है। तो क्या एक प्रकार से आपने वीटो लगा रखा है इनडायरेक्टली, लेकिन बोल रहे हैं जी अभी उसको भी अभी हमने कुछ किया नहीं, है ना। तो ना तो इधर के ना तो उधर के, तो ये क्या कहलाता है? पॉकेट वीटो।
क्लियर हो गया? वीटो मतलब निषेध पावर, है ना, प्रोहिबिशन की पावर, इनकी भी खत्म हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तीनों वीटो क्लियर हो गए कि 111 के अंतर्गत जब विधेयक पास में आता है तो सहमति के अलावा और क्या क्या ऑप्शन उसके पास हैं, हमारे प्रेसिडेंट के पास। क्लियर हो गया? अच्छा, मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रपति के पास कई सारे राष्ट्रपति ये विधेयक से संबंधित वो होते हैं। कई सारे विधेयक ऐसे होते हैं कि राष्ट्रपति की बिना पूर्व अनुमति के वो लाए ही नहीं जाएंगे। जैसे कि अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक, फाइनेंस बिल, है ना। फाइनेंस बिल कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही संसद में पेश होंगे, और ऐसे के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ऐसे केसेस में तो पहले से ही सहमति दी जा चुकी है। समझ गए? इसमें बहुत फेमस है धन विधेयक, जैसे बजट एग्जाम्पल है। जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत होता है, क्योंकि ये ऐसे विधेयक हैं कि अगर ये पास हो गए और राष्ट्रपति को अगर ये पावर दे दी जाती कि इस पर वो कुछ वीटो लगा सके, तो ये बहुत समस्या खड़ी जाती। जैसे कि आर्टिकल 110 धन विधेयक पूर्व सहमति, उसके बाद आर्टिकल 117 जिसके अंतर्गत संचित निधि से अगर कोई व्यय करना है वो भी पूर्व सहमति के बाद ही संसद में पेश होता है। उसके बाद एक दो और है, मैं ज़रा देख लेता हूँ। हाँ, उसके अंतर्गत है आपका व्यापार की स्वतंत्रता को अगर सीमित करना है ना, आर्टिकल 304, या भूमि लैंड एक्विजिशन से संबंधित कोई चीज़ है